रिकॉर्डिंग हो रही है। कंटिन्यू। फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। आज हम नया स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ने जा रहे हैं। मोनेटारिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक हो गया। इसका जो फाउंडर है ना, वो है मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन। 1976 में ना इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। और जो इनकी थ्योरीज, जो इनका टन्योर है, जो जहाँ जिस टन्योर में इनकी जो थ्योरीज हैं वो ज्यादा पॉपुलर हुई, 1952 1980। और इनके टर्नओवर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई वो स्टैगफ्लेशन थी। 1970 to 80 का टर्नओवर था ये। यानी कि डिप्रेशन, रिसेशन कह लें आप इसे। और जो इसकी थ्योरीज थी ना, वो काउंटर अटैक था, वो रिएक्शन था अगेंस्ट केन्स डिमांड मैनेजमेंट थ्योरीज। यानी कि जो केन्स था वो क्या सोल्यूशन देता था, वो डिमांड मैनेजमेंट सॉल्यूशन था। और जो इनकी थ्योरीज आई वो थी, क्या थी, वो भी डिमांड मैनेजमेंट थी, पर मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। ये फिजिकली था और ये मोनेटारिस्ट थे। बट इनकी जो थ्योरीज थी, बेस वही थी, सप्लाई साइड है। बट ये बिलीव करते थे शॉर्ट रन पर भी और लॉन्ग रन पर भी। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मोनेटारिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को देखने से पहले हम ना एक दो कॉन्सेप्ट देखते हैं इन शॉर्ट। एक है डिमांड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें थ्री हम कब यूज करेंगे, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर, जो केन्जियन इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा, और ये एग्रीगेट डिमांड। ये प्राइस है, ये आउटपुट है। और ये जो एग्रीगेट डिमांड है, ये तीन वजूहात की वजह से शिफ्ट हो सकता है। फिजिकल पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाएं, टैक्सेस कम हो जाएं। अगर इसको कम करना है तो इसको ऑपोजिट कर देंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, ये किससे शिफ्ट हो सकता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करने से। अगर इजाफा करना है, अगर कमी करनी है तो इसको उल्ट कर देंगे। थर्ड है कमर्शियल पॉलिसी, यानी कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की पॉलिसी। अगर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड का आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अल्टीमेटली, अदरवाइज ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, जो ये मोनेटारिस्ट है ना, ये कहते हैं कि इस लेवल के ऊपर ना ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक हो गया। बट जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट होती है ना, वहां पर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। हर इकोनॉमी का ना कोई नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो फर्दर हम मैं अभी पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करेंगे। तो इनके मुताबिक कि जो ये हमारी एक्चुअल जीडीपी है, अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट भी है तो फिर भी गुंजाइश होती है कि इसके अंदर थोड़ा सा हम क्या कर सकें, इजाफा कर सकें। वो कैसे होगा अभी वो हम बात करेंगे। तो अगर एग्रीगेट डिमांड इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड को बढ़ा दिया जाए तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ जाता है। जो एक्चुअल जीडीपी है वो पोटेंशियल जीडीपी से आगे आ जाती है और प्राइसेस में इजाफा हो जाता है। तो इट्स कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरी होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कॉस्ट में इजाफे की वजह से आती है। इसमें वेजेस में इजाफा हो जाए या रॉ मटेरियल इंक्रीज कर जाए। यही सिचुएशन
लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ये प्राइस लेवल है। और ये अब यहां पर जब मैंने डिमांड में इजाफा किया, प्राइस में इजाफा हुआ, आउटपुट में इजाफा हुआ, चले प्राइसेस में इजाफा हुआ, आउटपुट में भी इजाफा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई। अभी फ्लिप्स कर में इसका रिलेशनशिप देखेंगे। जब ये वेजेस में या शॉर्ट रॉ मटेरियल महंगा होता है तो ये शॉर्ट रन जो है आपका एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं इसको बैकवर्ड शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से आउटपुट कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है और प्राइस लेवल आपका इंक्रीज कर जाता है। तो इट्स कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ठीक है, 70s डेकेड में ना ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा। और जो 1930 में जो प्रॉब्लम आया था ना, उसमें प्रॉब्लम क्या था कि प्राइसेस अपनी मिनिमम लेवल पर थी और आउटपुट भी आपकी कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी ज्यादा थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम था। मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल इनइफेक्टिव थी। मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप चेंज भी कर लें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ने तो चेंज होना नहीं था कि जी कैपिटल मार्केट जो मनी मार्केट है उसके अंदर कोई चेंज आ जाए। तो केन्स एग्रीगेट डिमांड की फिस्कल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक हो गया। अब यहां पर सिचुएशन क्या आ गई, यहां पर हमने तो पेपर में याद किया था कि प्राइसेस कम होती है, आउटपुट कम है तो ये डिप्रेशन है। पर यहां पर क्या था, इन्फ्लेशन भी थी और साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी थी। यहां पर इन्फ्लेशन नहीं थी, डिफ्लेशन थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो उसने इल्जाम लगाया था कि जो प्राइवेट जो लोग हैं ना, ये उनकी वजह से शॉक आया है, उनके प्रॉफिट्स कम हुए हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना कम की। इन्वेस्टमेंट इज ए मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेटेड डिमांड और ये उसकी वजह से हुआ। अब यहां पर केन्जियन इकोनॉमिक्स फ्लॉप है। तो जब ये केन्जियन इकोनॉमिक्स यहाँ स्टैगफ्लेशन पे, जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हम जिसे कह रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन फिर हमें जो मोनेटारिस्ट हैं उन्होंने ये मनी सप्लाई को यूज करते हुए और सप्लाई साइड की जो थ्योरीज हैं उनको अप्लाई करते हुए सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करके दिया। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोनेटारिस्ट की थ्योरी, इससे पहले हमने ये एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरीज को हमने डिस्कस कर लिया है और अब हम पढ़ते हैं जो इसके मोनेटारिस्ट के फोर इंपॉर्टेंट जो पिलर हैं जिसकी बुनियाद पर इन्होंने ये थ्योरीज एक्सप्लेन किया। सबसे पहली है क्यूटीएम। क्यूटीएम में इसका फर्स्ट पिलर है कि जो क्यूटीएम में क्या है, एम वी इज इक्वल टू डी वाई। और ये एज्यूम करते हैं कि जो वेलोसिटी है ना, क्योंकि ट्रांजैक्शन मेथड इन द शॉर्ट रन सेम ही रहते हैं, तो ये वेलोसिटी को ना कांस्टेंट एज्यूम करता है। वो कहता है कि जब आप ये मनी को चेंज करेंगे ना तो आपकी प्राइसेस भी चेंज होंगी और आउटपुट भी चेंज होगा, बट ये होगा शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर लॉन्ग रन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस चेंज होंगी, आउटपुट चेंज नहीं होगा। सेकंड इन्होंने बात की कि परसेंट रूल। के परसेंट रूल ये है, ये कहते हैं कि जब प्राइसेस इंक्रीज होती रहे ना एक कांस्टेंट रेट के साथ, तो जो प्राइवेट सेक्टर है ना, जो प्रोड्यूसर है, वो इंकरेज होते रहते हैं। और जो 30-40 साल बाद आपको डिप्रेशन या रिसेशन में जाना पड़ता है ना, वो नहीं जाना पड़ेगा आपको। आप एक हम रूल बना लें इकोनॉमी का, 2%, 3% आप मनी सप्लाई को इंक्रीज करते चले, जिसकी वजह से जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होती रहेंगी। पर ये जो मनी सप्लाई आपने 3% इंक्रीज करनी है, ये विदाउट इकोनॉमिक कंडीशन देखे बगैर करनी है। यानी कि ये के परसेंट रूल का मतलब यही है कि कांस्टेंट आपने ये इंक्रीज करनी है। जिस तरह केन्स का था इंटरवेंशनरी बिहेवियर या डिस्क्रिशनरी बिहेवियर, कि अगर डिमांड कम है तो डिमांड को ज्यादा कर दो, अगर ज्यादा है तो कम कर दो, यानी कि इकोनॉमी को देखकर आप डिमांड मैनेजमेंट करें। इसने कहा नहीं, ये क्या होगी, नॉन इंटरवेंशनरी होगी, कांस्टेंट रूल के साथ। आप रूल के मुताबिक एक कांस्टेंट रेट के साथ मनी सप्लाई को आप
इंक्रीज करते चले जाएंगे तो आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है, जो रियल जीडीपी है, वो आपके पोटेंशियल जीडीपी से डेविएट नहीं करेगी। ये इसने पॉलिसी अपनी बताई कि अगर आप कांस्टेंट मनी ग्रोथ लाइक 3% टू मैच रियल जीडीपी, नॉट डिस्क्रिशनरी पॉलिसी। अच्छा, थर्ड इसने कहा कि लॉन्ग रन मॉनिटर, लॉन्ग रन के अंदर जो लॉन्ग रन है उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो न्यूट्रल ही रहेगी। मनी न्यूट्रलिटी की बात हम क्लासिकल में भी कर सकते हैं, कर चुके हैं। और चौथी इसने कहा कि द रोल ऑफ मनी एग्रीगेट, द रोल ऑफ मनी एग्रीगेट की बात की। मनी एग्रीगेट क्या है? M1, M2, M3। ठीक है, वो कहता है कि जो आपकी मनी पॉलिसी होनी, मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बजाय जो मनी एग्रीगेट्स हैं इनको टारगेट्स कर रहे हो, क्योंकि जो ये मनी मनी एग्रीगेट्स हैं ये ही आपकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, प्राइस लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो ये इसके ना पिलर्स हैं। अब हम इसकी अजम्पशंस देखते हैं कि किन बेसिस के ऊपर ये थ्योरीज बेस कर रही होगी और ये क्या उसमें चीजें बाद में वो एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दी कि जो इलास्टिसिटी है वो इसमें स्टेबल रहेगी। एफिशिएंट मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, एफिशिएंट मार्केट। इसने ये अज्यूम किया है कि जो मार्केट है ना वो एफिशिएंट होती है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर वो प्राइवेट सेक्टर कभी भी इंस्टेबिलिटी का वो नहीं बनती रीजन। जैसा कि केन्स ने कहा कि जो अनस्टेबिलिटी आई है 1930 की, वो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से आई है। ये कहता है कि ऐसा नहीं होता, बल्कि बड़ा एक्टिव और एफिशिएंट सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर, और जो भी शॉक्स आते हैं ये उनको, उनसे इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। ठीक हो गया। तीसरी इसने जो बात की, जो नया कॉन्सेप्ट इसने दिया, इसने कहा कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है हर सोसाइटी के अंदर। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? वो कहता है कि जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं ना इकोनॉमी के अंदर, वो कभी भी 100% फुल यूटिलाइज नहीं हो सकते। ठीक हो गया। वो 2 या 3% अनयूटिलाइज रहते ही हैं। ठीक हो गया। तो यहां पर इसने ये कहता है कि फर्ज करें 3% किसी भी इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज है ना वो अनयूटिलाइज रहते हैं, और इसी को वो क्या कहता है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि अगर आप चाह के भी इस 3% अनएम्प्लॉयमेंट को जितनी भी आप एफिशिएंसी दिखा लें, इसको आप कम नहीं कर सकते। और जो ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये समेशन होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि सम टाइम परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती एम्प्लॉय के पास या एम्प्लॉयर्स के पास, और सम टाइम जॉब सर्चिंग में टाइम लग जाता है, और मूवमेंट करना नहीं चाहती लेबर एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, लेबर इमोबिलिटी होती है। तो इन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से तो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट होती है इकोनॉमी में। और इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आ रही होती है। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी फर्स्ट सपोज दैट चेंज हो गई, और जैसे पहले दौर में मुंशी होते थे हिसाब किताब लिखने के लिए, और फिर क्या हो गया, अकाउंटेंट आना शुरू हो गए जिन्हें कंप्यूटर यूज करना आता था। अब जो हाथ से लिखने वाले लोग थे वो कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अब अगर उन्होंने लेबर मार्केट में रहना है तो वो स्किल्स वो सीखेंगे। तो ये कुछ टाइम के लिए, ठीक हो गया, हर वक्त इकोनॉमी में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आती रहती है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आती है। ठीक हो गया। और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट वो जीरो होती है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि डिमांड की वजह से जो फ्लक्चुएशन आती है इकोनॉमी में। ठीक हो गया। तो इट्स कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब वो कहता है कि हर इकोनॉमी की नेचुरल एम्प्लॉयमेंट ना डिफरेंट होती है, वहां के लोगों की बिहेवियर्स की वजह से, वहां के लोगों की मार्केट की स्ट्रक्चर की वजह से। मार्केट इम्परफेक्शन होती है, मार्केट इम्परफेक्शन। मार्केट इम्परफेक्शन कब होती है? जब नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंचे। जिस तरह के मैं जॉब खाने वाला तलाश कर रहा हूँ और जॉब मेरे लिए लाहौर है,
अब वहां कोई कम्युनिकेशन राय नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं बनी हुई कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाए। ठीक हो गया। मार्केट इम्परफेक्शन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का आपको फेस करना पड़ता है। उसके अलावा चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, किसी चीज की डिमांड कम हो गई, ठीक हो गया, और उस सेक्टर के लोग अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो गए। और क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट, आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर, कि अगर मेरे लिए कराची जॉब तो है पर मेरी वहां जाने की ना कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मेरी फैमिली सफर करेगी। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिटरमिन करती हैं कि हर इकोनॉमी की कितनी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ये मैंने आपको 3-4 फैक्टर्स बताए हैं। ठीक है। सऊदी अरेबिया की कुछ और होगी, पाकिस्तान की कुछ और होगी, अमेरिका की कुछ और होगी। तो नॉर्मली इसको हम 3 से 6 5 4% इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो ये इसमें ये एक इसकी न्यू इंट्रोडक्शन है थ्योरी में, जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, जिसकी वजह से थोड़ी स्पेस मिल जाती है कि जो एक्चुअल जीडीपी है वो पोटेंशियल जीडीपी से कैसे आगे या पीछे मूव होती है, जिसकी वजह से रिसेशन या डिप्रेशन आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन होती है इसमें शॉर्ट रन में। एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि जिस रेशियो से प्राइसेस इंक्रीज होती है ना, शॉर्ट रन में लोग उस प्राइस को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। एक्चुअल में प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज हो रही होती हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं होती, इस वजह से वो वेजेस उस हिसाब से डिमांड नहीं करते। तो इट्स कॉल्ड एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन। रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जैसे प्राइसेस इंक्रीज हुई उतनी ही आपकी एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो गई और उतनी ही आपने क्या कर ली, वेजेस इंक्रीज करवा ली, और जो रियल वेजेस है, लिविंग स्टैंडर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रैशनल एक्सपेक्टेशन में। एडॉप्टिव में आपकी रियल वेजेस कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होती। अच्छा, सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट हैं को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ये जो इनकी थ्योरीज हैं उनसे ज्यादा मिलती जुलती हैं, बट नॉट इन द शॉर्ट रन। ठीक हो गया। ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, इस वजह से ये उनसे थोड़ा अलग भी हैं। लैग्स इन पॉलिसीज, ठीक हो गया, जब ये कोई पॉलिसी वेरिएबल्स को यूज करते हैं तो वो कहता है कि जो पॉलिसी वेरिएबल्स और जो एग्जिस्टेंस और जो उसके लैग्स होते हैं उसके अंदर टाइम लगता है। जैसे कि मैं आज मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दूं तो इसमें क्या होगा, जो एक्शन मैंने जैसे लिया प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में जाकर कहीं वेजेस एडजस्ट होंगी, तो ये जो सारा टेन्योर है इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, अब डेफिनेशन है जी, व्हाट इज द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू द अनएम्प्लॉयमेंट दैट परसिस्ट इवन व्हेन द इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी है फिर भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट कर रही होगी, वो क्या कहलाएगी, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। इट्स मेड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट को जमा करने से हम हासिल करते हैं, और इस टाइम पर जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो जीरो होती है। ठीक हो गया। अब यहां पर ये पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि जो केन्जियन इकोनॉमिक्स है ना और मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स है, इनके अंदर जो डिफरेंस है, अगर आपसे कोई पूछ ले क्या डिफरेंस है, जो मॉनेटरिस्ट है ना वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट है। नॉट इंटरवेंशनिस्ट यानी कि इकोनॉमी के अंदर इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं तो वो एक थंब रूल बना लेंगे आपके, हम इस रेशियो के साथ मनी सप्लाई को हर ईयर हर 3 मंथ बाद इतना इंक्रीज करेंगे। और जो केन्जियन है वो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की बात करती है जब वो अनस्टेबल हो। ठीक है, ये कहता है कि अगर आप नॉन इंटरवेंशन करेंगे और प्राइसेस थोड़ी थोड़ी 2% 3% इंक्रीज होती रहेंगी मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से, तो आपको आपके पास अनस्टेबिलिटी आएगी नहीं। अगर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक हो गया। ये केन्स क्या कहता है कि प्राइवेट सेक्टर ही रीजन बनता है, तो फिर गवर्नमेंट्स को इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो इस वजह से इसको हम इंटरवेंशनिस्ट या डिस्क्रिशनरी फिस्कलिस्ट भी हम इसको कहते हैं। इसी सिनेरियो में हम चलते हैं, जो थ्योरीज पेश की इन्होंने मॉनेटरिस्ट ने। एक इकोनॉमिस्ट है A W फिलिप्स।
न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक था और इन्होंने डाटा लिया नॉमिनल वेजेस का और अनएम्प्लॉयमेंट का। इन्होंने देखा कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप बनता है। जब नॉमिनल वेजेस का और इसका डाटा लिया ना, जब उसकी आप कह लें कि रिग्रेशन लाइन रन की, तो वो ट्रेड ऑफ थी बिटवीन नॉमिनल वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब नॉमिनल वेजेस की जगह इसने प्राइसेस को बाद में ऐड कर लिया गया, क्योंकि नॉमिनल वेजेस और नॉमिनल प्राइसेस इक्वल कंसीडर की जाती है इन द लॉन्ग रन। तो प्राइसेस का डाटा ले लिया गया और जब इसने थ्योरी पेश की शॉर्ट रन में, तो इसको कहा गया शॉर्ट रन का फिलिप्स का। इसमें क्या थ्योरी है जी? इसमें थ्योरी ये है कि देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक हो गया? क्या होगा? ट्रेड ऑफ होगी बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, बट अज्यूम करेंगे कि कांस्टेंट रहेगा जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वो 3% है तो वो 3% ही रहेगा। यानी कि ये चेंज भी हो सकता है नेचुरल एम्प्लॉयमेंट रेट, लोगों के बिहेवियर से, मार्केट में कुछ परफेक्शंस आ जाए, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाए। ठीक हो गया? तो ये नेचुरल एम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन चेंज भी हो सकता है। और जो एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, वो कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहता है ये जी इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी है मेरे पास, और ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर, एग्रीगेट डिमांड, ये प्राइसेस है, फर्ज करें 100 है, 100% है, सपोज कर रहा हूँ। और ये जीडीपी भी 100% है, यानी कि यहाँ पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर 3% है। ठीक हो गया? यहाँ पर मैं सपोज सपोज ये मेरे पास 100% इन्फ्लेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इधर क्या है? 3%। ये नेचुरल की मैं बात कर रहा हूँ, इधर हम है। हुआ क्या कि मनी सप्लाई को इंक्रीज हो गई। मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। अब जो मेरी एक्चुअल जीडीपी है वो पोटेंशियल जीडीपी से आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। ये कैसे पॉसिबल हुआ जी? ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ, जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट थी और जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो 3% थी, वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। ये फर्ज करें 103 पे चला गया और इन्फ्लेशन रेट कितने पे चला गया? 103। यानी कि इन्फ्लेशन रेट कितनी हो गई? 3%। अब यहां पर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या था? 3% था। और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, वेजेस इंक्रीज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो हमने कांस्टेंट रखी हुई है। एक्सपेक्टेशन चेंज होगी तो हम डिमांड करेंगे ना कि हमारी वेजेस को बढ़ाएं। हमारी एक्सपेक्टेशन तो कांस्टेंट है, और रियल वेजेस क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि प्राइस वेजेस कांस्टेंट है। उसका फायदा उठाते हुए प्रोड्यूसर ने ज्यादा सप्लाई करना शुरू, ये सप्लाई के ऊपर। ठीक हो गया? अब जो साइक्लिक फ्लक्चुएशन थी वो जीरो नहीं रही है, जो हमने कहा था। ठीक हो गया? वो बल्कि क्या हो गई? एग्रीगेटेड डिमांड ज्यादा होने की वजह से वो नेगेटिव के अंदर चली गई। ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट वो नेगेटिव में चली गई, जीरो से। और ये हमने 3% फर्ज करेंगे जीडीपी इंक्रीज हुई है, और 1% हम अनएम्प्लॉयमेंट कम कर देते हैं। इसको हम कहते हैं ओकल लॉ। जब 2%, 2.5% या 3% जीडीपी इंक्रीज हो,
तो 1% अनएम्प्लॉयमेंट हमारी डिक्रीज होती है। ठीक है, इट्स कॉल्ड ओकल। अच्छा, अगर सपोज दैट मनी सप्लाई को हम क्या कर दें, कम कर दें, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम होगी, एक्सपेक्टेशन वही कांस्टेंट है, वेजेस कांस्टेंट रहेगी, रियल वेजेस इंक्रीज हो जाएगी। रियल वेजेस इंक्रीज होने की वजह से जो फर्म्स हैं उनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये एग्रीगेट, और वो क्या करेंगे, ये प्राइसेस कम हो गई, आउटपुट, रियल आउटपुट क्या हो गई, कम हो गई। और जब आउटपुट कम होने का क्या मतलब है, फर्क करें, यहाँ 97 पर आ गए, 3%, और यहाँ पर जो प्राइसेस थी 100 थी, 100 से कम होकर वो 97 पे। ठीक है, यहाँ 103 हुई थी, यहाँ पर ये 97। अनएम्प्लॉयमेंट क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, क्यों, क्योंकि आउटपुट कम हो चुकी है। अब इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे, इट्स कार्ड शॉर्ट रन फ्लिप्स का। शॉर्ट रन फ्लिप्स में एक्सपेक्टेड प्राइसेस कांस्टेंट रहती हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन की वजह से हमारी प्राइसेस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये है हमारा शॉर्ट रन का फ्लिप्स का, जो कि ये शो कर रहा है कि शॉर्ट रन के अंदर जो उसने बात की मॉनेटरिस्ट ने, फ्रेडमैन ने, कि शॉर्ट रन में जो ये है आपकी मनी सप्लाई, ये आउटपुट को इफेक्ट करेगी आपके। ठीक हो गया, वो क्यों करेगी, उसने यहां पर हमें जो नेचुरल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट दिया वो बहुत वैलिड कॉन्सेप्ट। दूसरी साइड पर लॉन्ग रन में आ जाते हैं। लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में ये होगा, वो ये कहता है कि लॉन्ग रन में आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ना वो वर्टिकली होगा, और देयर इज ए नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। आपने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई, प्राइसेस इंक्रीज हुई, साथ ही एक्सपेक्टेड प्राइसेस भी लॉन्ग रन में इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि जो पता है लॉन्ग रन में हर साल ये 3% वो इंक्रीज हो रही है आपकी मनी सप्लाई, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। अब जितनी ये प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बन चुकी है। ठीक हो गया, शॉर्ट रन में क्या होता था, शॉर्ट रन में ये प्राइस एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट रहती थी, जिसकी वजह से वो चीज भी कांस्टेंट पाते थे, और जो रेट है वो कम हो जाती थी, प्रॉफिट इंक्रीज होते थे, और वो सप्लाई को, जो शॉर्ट एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के दिस, ये एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, ये प्राइस, ये आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड 1 पर प्राइस, ये मूव हो रही है यहाँ पर हम पहुंच, और ये पर अभी बात भी की कि सपोज दैट ये है जी शॉर्ट रन फिलिप्स का, ये नेचुरल एम्प्लॉयमेंट है 3%। चले, सिग्नल इशू है आज, सिग्नल इशू है। चले देखते हैं, खैर जो हम पढ़ रहे हैं, चले वो तो पढ़ते हैं। अच्छा, अब केन्स ने क्या, केन्स की भी शॉर्ट है, और जो लॉन्ग रन का फ्लिप्स कर्व, सेम यही फ्लिप्स कर्व है जो हमने पढ़े
लेबर डिमांड इज रियल वेजेस, और यहाँ पर ये वेजेस डिटरमिनेशन हो गई, और डिमांड है इट्स कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। ये है क्लासिकल इकोनॉमी। क्या कहता था पहले तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल वेजेस की उसने बात की, और ये लेबर डिमांड है पी नॉट, और ये लेबर सप्लाई है इन यानी एम्प्लॉयमेंट। ये नया कॉन्सेप्ट आ गया था। और फिर इसने क्या कहा, लेबर सप्लाई फंक्शन ऑफ, ये एक्चुअल की बात करते थे, इसने एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल्स की बात की। और ये लेबर सप्लाई इस पर डिपेंड कर रही है, लेबर डिमांड, और ये एम्प्लॉयमेंट, और ये वेजेस। बट ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो कहता है कि यहाँ फिर भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर ये डिमांड आप इंक्रीज करते चले जाएंगे तो आपको लोग मिलते जाएंगे काम करने वाले। क्लासिकल क्या कहते हैं, ये मॉनेटरिस्ट क्या कहते हैं, मॉनेटरिस्ट इस सप्लाई फंक्शन को थोड़ा आगे लेकर जाते हैं। ये लेबर की साइड है, वेजेस ओवर प्राइस इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस एंड लेबर डिमांड। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड होगी, और ये वेजेस है। अब ये जो है, ये सिनेरियो, अगर ये आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पर ये फुल एम्प्लॉयमेंट होगी और नेचुरल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी। अगर इनके अंदर डिफरेंस है तो फिर जो एम्प्लॉयमेंट है नेचुरल एम्प्लॉयमेंट से आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है। यानी कि जो लेबर सप्लाई है वो फंक्शन है रियल वेजेस, एक्सपेक्टेड रियल वेजेस और एक्चुअल रियल वेजेस का। एक्सपेक्टेड और रियल आपस में इक्वल भी हो सकती हैं, और उनके अंदर डिफरेंस भी हो सकता है। अच्छा, इम्पोर्ट, अब इनकी इकोनॉमी के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था वो स्टैगफ्लेशन का आया था। स्टैगफ्लेशन क्या सिनेरियो था जी, ये था शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, प्राइस लेवल, और ये थी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट हो गया था, प्राइस लेवल इंक्रीज हो गई थी, आउटपुट कम हो गई। अब केन्स के पास इसका सोल्यूशन नहीं था। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने कहा मनी सप्लाई को कम करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप क्या करें, बढ़ाएं। उससे टेम्परेरी क्या होगा कि इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगी पर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे ही किया गया, एग्रीगेट डिमांड को कम किया गया मनी सप्लाई के जरिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा, ये एग्रीगेटेड हमारी कम इधर आ गए। प्राइस लेवल तो हमने क्या कर लिया, कम कर लिया, पर साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट इधर आई, पर आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट के ऊपर आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी एग्जिस्ट रही। दूसरे नंबर पर साथ ही इन्होंने एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट